नमस्कार। हमारे मेहमान प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारे मेहमान प्रोग्राम में हम देश विदेश से आए हुए शख्सियतों को यहाँ पर मुलाकात कराते हैं जिन्होंने सामाजिक सरोकार या देश हित में, प्रदेश हित में कोई कार्य किया है। आज की हमारी मेहमान हैं डॉक्टर बेनज़ीर पाटिल। बेनज़ीर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बेनज़ीर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप समाज सेवा के क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट या आपका इस जुड़ाव कैसे हुआ? वैसे तो मैं 27 साल से समाज कार्य में काम कर रही हूँ। 1996 में मैंने अपना सोशल वर्क कंप्लीट किया था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस से, और उसी वक्त से मैं काम कर रही हूँ। और बहुत सारे तबके, बहुत सारी बस्तियों में, बहुत सारे गाँव में पूरे देश के मैंने काम किया है। बच्चों के साथ, नवजात शिशुओं के साथ, किशोरी लड़के लड़कियों के साथ और प्रेग्नेंट माताओं के साथ, पर वृद्धों के साथ कभी नहीं किया था। जी, तो आप जब समाज सेवा के क्षेत्र में आई तो आपने, जैसे कि मैं आपके बारे में थोड़ा बहुत आने से पहले मैंने शुरुआत में पढ़ाई की, तो मैंने ये जाना कि आप काफ़ी सारे यूनिसेफ के साथ, आप काफ़ी सारे फंडिंग एजेंसी और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया, यूरोपियन यूनियन के साथ काम किया, WHO के साथ काम किया। वो काम और ये अपनी एक संस्था बनाकर इस काम को आपने जो शुरू किया, इसमें कोई आपको फ़र्क महसूस होता है? और वो काम ज़्यादा बेहतर था या ये काम ज़्यादा बेहतर है? देखिए, वो काम तो बहुत अच्छा था, उसमें भी बहुत लगाव था। जब आप किसी भी व्यक्ति के साथ काम करते, चाहे वो बच्चे हैं या माताएं हैं, वो एक लगाव, तो आप जुड़ जाते हैं उनसे। उन्हें, आपको लगता है कि उनकी सारी समस्या आपकी समस्या है और आप पूरी उनकी समस्याओं का निवारण करने में लग जाते हैं। पर जब हमने संस्था का काम शुरू किया, तब हमारे मन में था कि वृद्ध लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। और दूसरा जो हमारा अभ्यास था, उसमें हमें समझा कि वृद्धों के लिए सिर्फ वृद्धाश्रम यही एक कार्यक्रम समझा जाता है, और जो अपने घरों में रहते हैं उनकी क्या परेशानियां हैं, उनको क्या सेवाएं देनी चाहिए, उसके ऊपर कोई विचार नहीं कर रहा है। तो हमने शुरुआत ही इस तरह से की कि हमें जाकर वृद्धों से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या परेशानियां हैं और क्या हम हल निकाल सकते हैं उनके लिए। यही एक शुरुआत थी हमारी। जब आपने काम वृद्धों के साथ, आपने कब से काम शुरू किया? हमने 2018 में ये निश्चय किया कि वृद्धों के साथ काम करना है। और मैं गलत नहीं बोलूँगी, शुरुआत में हमारे भी दिमाग में एक वृद्धाश्रम ही था, मगर हम लोग इतने सारे मिलियंस बच्चों के साथ या लाखों करोड़ों बच्चों के साथ काम कर चुके थे। तो जब हम वृद्धाश्रम के बारे में सोचते थे तो 50 और 100 वृद्ध के साथ काम करेंगे, तो हमें वो नंबर बहुत छोटा लगता था। और हमें लगता था कि कितने, अगर 10% भी हम पकड़े वृद्ध हमारे देश में टोटल पॉपुलेशन की, तो हम सोचते थे कि इतने सारे वृद्ध हैं और एक वृद्धाश्रम करके हम क्या कर लेंगे। तो क्या हम बस्ती में जाए, क्या हम गाँव में जाए, क्या हम मिले, समझे और कुछ ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करें जिससे हम सेवाएं उनके घर जाके दें। ये बहुत अच्छा विचार आपका है कि वृद्धों को उनके घर से अलग करके वृद्धाश्रम में छोड़ने के बजाय वृद्धों के साथ बस्तियों में, उनके घरों में सेवाएं देना। ये जो आपने सेवाएं देना शुरू करी, इससे आप लगभग कितने वृद्धों तक पहुंच पाई हैं अभी तक? अभी तो पिछले 5 वर्षों में हमने शुरुआत 600 वृद्धों के साथ की थी, और उस वक्त भी हमें लगता था कि 600 बहुत बड़ी संख्या है। पर आज हम पूरे 33,000, मतलब 33,000 वृद्धों के साथ काम कर रहे हैं, भोपाल में, ग्वालियर में, पुणे में, मुंबई में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी लोग हमें कहते हैं कि अरे ये तो इतनी बड़ी संख्या है, मगर हमारा तो उद्देश्य है कि हम पूरे भारत देश में हर गांव, हर शहर में जाएं। आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे जैसे समाज में आप देख रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं का में नए नए आधुनिक तकनीकें आ रही हैं, उसके कारण लोगों की जो उम्र है
वो डेफिनेटली एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है और उसके कारण हमारे देश में काफ़ी सारे वृद्ध का नंबर बढ़ रहा है, वृद्धों का काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो इन सब तक पहुंचने के लिए आप ने जो पहल की है वो डेफिनेटली अभिनव है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप अपने कार्यक्रम के माध्यम से वृद्धों को किस किस तरह की सेवाएं देते हैं? हम लोग सबसे पहले जो बातचीत होती है हमारी वृद्धों के साथ, एक तो उनकी समस्याएं समझना, उस पे हम क्या हल निकाल सकते हैं उस पे बातचीत करना, उनके घरों में जाके उनके फैमिली मेम्बर्स से बात करना, उनके बस्ती में जो और लोग हैं, युवा हैं, उनसे बात करना, वो सब लोगों में संवेदनशीलता निर्माण करना, और इसको हम एक सामाजिक आधार रचना निर्माण करने की बात कहते हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप होता है। उसके बाद हम जो दो चीज़ें जिस पर हम फोकस करते हैं, एक है इसेंशियल सर्विसेज, मतलब उनको वो सारी सेवाएं मिले जिसकी उनको ज़रूरत है, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे वो मानसिकता से जुड़ी चीज़ें हैं, चाहे उनको चलने के लिए आसानी हो तो असिस्टिव डिवाइसेस है, उनका आँखों का चेकअप हो, उनकी कैंसर की स्क्रीनिंग हो, ये सारी चीज़ें हो, उनके जो कागजात हैं जिससे उनको पेंशन मिल सकती है, उनका आधार कार्ड बनवाना, उनका राशन कार्ड ठीक करवाना, उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट बनवाना जिससे कि हम सबमिट करके उनको पेंशन दिलवा पाए और योजनाओं से जोड़ पाए, ये सारी चीज़ों पर हम काम करते हैं। और दूसरा भाग होता है इसेंशियल सप्लाईज। जैसे कि मैंने कहा कि अगर एक व्यक्ति चल नहीं पा रहा है तो उसको तो काठी की ज़रूरत है, अगर कोई बेड रिडन है तो उसको डाइपर की ज़रूरत है, अगर किसी को स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो हम उसे क्या गले में पहनने के लिए बेल्ट दें, क्या उसको हम कमर में पहनने के लिए बेल्ट दें। तो ये सारी चीज़ें जो है सप्लाईज। और कई बार हम देखते हैं घरों में राशन नहीं होता, राशन कार्ड है मगर राशन नहीं मिल रहा है, किसी वजह से उनको वो खाना ही नहीं खा पा रहे। तो हम पोषण की बात करते हैं। पोषण से पहले तो बेसिक मील्स उनको मिले, तो राशन देना उनको। कुछ लोग राशन देने के बाद खाना बना नहीं सकते, उनमें उतनी ताकत नहीं है, तो क्या हम उनको रेडीमेड टिफ़िन दें ताकि वो घर में खाना आए और वो खा सके। तो ये सारी चीज़ों पर हम काम करते हैं। इसमें शासन से आपको किस किस तरीके से मदद मिलती है आपके इस अभिनव प्रयोग में? शासन के साथ हमारा बहुत अच्छा जुड़ाव है। मैं कहूँगी कि राशन से लेकर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे मिलती है या CHC पर मिलती है या बड़े अस्पतालों में, उसमें जो उनकी हेल्प हमें मिलती है, वो सर्जरीज़ करवाने में जो उनकी हेल्प मिलती है वो, और एक बहुत ही मैं कहूँगी यूनिक जो चीज़ जैसे भोपाल में हुई है कि यहाँ पर एक जीरियाट्रिक यूनिट के लिए शासन ने जगह दी है। तो ये हम वृद्ध मित्र केंद्र इसको बोलते हैं कि जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट हमें मिले हैं फिजियोथेरेपी के लिए, और पूरे भोपाल के वृद्धों के लिए फ्री फिजियोथेरेपी सेवाएं दी जाती है। तो शासन का ये योगदान हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आपने बताया कि भोपाल में इस तरीके का आप यूनिट कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण अंचलों में भी इस तरीके के प्रॉब्लम्स हैं, इस तरीके की समस्याएं वृद्धों के साथ होती हैं। आप मध्य प्रदेश में किसी ग्रामीण अंचल में भी कार्य कर रही हैं क्या? जी, हमने शुरुआत तो शहरी बस्तियों से की थी, मगर हमें बहुत जल्दी महसूस हुआ कि ग्रामीण में अलग समस्याएं हैं। मतलब वृद्धजन हैं, उनके बच्चे जा चुके बाहर कहीं और नौकरी करने, और वो अकेले रह रहे, घर बड़ा है, खेती है, मगर वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो हमने ग्वालियर में जब काम शुरू किया तो हमने ये डिसाइड किया कि वहाँ हम ग्रामीण भाग में ही करेंगे, और इसलिए हम भितरवार जो ब्लॉक है ग्वालियर ज़िले का, वहाँ पर हम करीब करीब 15 गाँवों में काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी। लेकिन मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के अलावा जैसे आपने बताया कि महाराष्ट्र में भी आपका प्रोग्राम है, तो ये कार्यक्रम वृद्ध मित्र कार्यक्रम क्या पूना के ग्रामीण अंचलों में भी है? हाँ, पूना में भी हमने ऐसे ही, हमारी शुरुआत जो शहरी बस्तियों में हुई थी, तो वहाँ पर भी एक्चुअली वहाँ पर हमने शुरुआत इसलिए क्योंकि वहाँ डिमांड आई। मतलब एक ब्लॉक से जो वहाँ के वृद्धजनों को पता चला कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम है, तो वहाँ की जो समिति है
उन्होंने हमें अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि हमारे गाँव में आप शुरू कीजिए। तो पुणे में दोनों ही जगह होता है, शहरी और ग्रामीण। मैं आपसे बहुत अच्छी सी आपने जानकारी दी कि आप कोई वृद्ध आपके साथ कैसे जुड़ता है, कैसे आप अपने कार्यक्रम को शुरू करती हैं, या मान लीजिए कि एक वृद्ध है वो उसको किसी सेवाओं की ज़रूरत है तो कैसे आपसे एरिया आप कैसे चूज़ करती हैं और आप तक वृद्ध कैसे पहुंचते हैं? जब हम ये सोचते हैं कि किसी शहर में या किसी ब्लॉक में काम करना है तो हम उसको हमारी एक प्रक्रिया होती है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। कहाँ के बुज़ुर्ग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो उन गाँवों को हम एक असेस करते हैं या बस्तियों को असेस करते हैं, और उसके बाद हम घरों में जाना, बुज़ुर्गों से बात करना, वहीं से हमारी शुरुआत होती है। मैं तो ये कहूँगी कि हमारे प्रोग्राम में इतनी सारी सेवाएं होने के बावजूद अगर आप किसी वृद्ध से मिले और पूछे कि वृद्ध मित्र कार्यक्रम में आपको क्या अच्छा लगता है, तो वो आपको बोलेंगे कि हमारे घर में कोई आकर पूछताछ करता है, बातचीत करता है, हमसे ये जानता है कि हम ठीक है नहीं है, क्या परेशानी है, ये उन्हें सबसे अच्छा लगता है। आपने बताया कि आप किस प्रकार वृद्धों तक पहुंचती हैं और वृद्धों को बस्तियों का सिलेक्शन करती हैं। क्या आपको उन बस्तियों में आपके काम करने में कोई अशासकीय या शासकीय और संस्थाएं, अन्य संस्थाएं या वॉलंटियर्स किसी तरीके से मदद करते हैं? बिल्कुल। आज मैं कहूँगी कि भोपाल शहर में जो हमारा काम चल रहा है उसमें करीब करीब 20 ऐसी संस्थाएं हमसे जुड़ी है जो भिन्न भिन्न चीज़ों पर काम कर रही है। जैसे कोई आई केयर या कैटरेक्ट सर्जरी पर काम कर रहा है तो वो हमें फ्री सर्विसेज देते हैं, वो हमारे बस्तियों में आते हैं, चेकअप करते हैं, कैटरेक्ट के लिए आइडेंटिफाई करते हैं और उनको लेकर भी जाते हैं ऑपरेशंस के लिए। वैसे ही जो समाज कार्य की शिक्षण संस्थाएं हैं, जैसे भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज है, वहाँ पर भी जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं वो हमारे यहाँ के इंटर्नशिप करते हैं, वो हमारे साथ 6 महीने 1 साल तक काम करते हैं फील्ड में, तो वो भी योगदान होता है। कई सारी संस्थाएं हैं जो हमें राशन देती हैं, खाना टिफ़िन रेडीमेड देती है, कई संस्थाएं आके कैंसर की स्क्रीनिंग करती है, कई सारी संस्थाएं मानसिक आरोग्य पर काम करती है। तो ये सारी चीज़ें हमें इन संस्थाओं से मिलता है। तो दोस्तों हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं नहीं जाइएगा, हम इन विषय पे अभी और अपनी चर्चा जारी रखेंगे। गगन से नीचे आओ ना, साथ हमारे दूध मलाई मिलके खाओ ना। चंदा मामा नील गगन से नीचे आओ ना, साथ हमारे दूध मलाई मिलके खाओ। नमस्ते, आपका फिर से स्वागत है इस कार्यक्रम हमारे मेहमान में। और अब हम चलते हैं बेनज़ीर से और आगे की बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। बेनज़ीर, आप ये बताएं कि इस कार्यक्रम को चलाने में, वृद्ध मित्र कार्यक्रम को चलाने में आपको कहाँ से आर्थिक सहायता भी प्राप्त होती है? शुरुआत में तो हम जब कार्यक्रम हमने शुरू किया तो जो इंडिविजुअल्स है या कुछ हमारे दोस्त हैं उनसे हमें सपोर्ट मिलने लगा, और फिर धीरे धीरे हमने कई डोनर एजेंसीज़ को, फंडिंग एजेंसीज़ को अप्रोच किया। और पहली जो एजेंसी जिन्होंने हमें सपोर्ट शुरू किया वो है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, और उन्होंने जो सपोर्ट हमें शुरुआत में दिया है उसके बाद मुझे लगता है कि अब 3 गुना और सपोर्ट उनकी तरफ से हमें मिला है पिछले 5 सालों में और जारी है। दूसरी बात है कि और भी कुछ डोनर्स हैं जिनको जैसे हमने अप्रोच किया, यार्दी सॉफ्टवेयर है या SBI कैपिटल है। SBI कैपिटल ने पहली बार हमें एक जीरियाट्रिक यूनिट के लिए पूरा सपोर्ट किया, और आज स्थिति ये है कि वो 4 यूनिट्स को हमें सपोर्ट कर चुके हैं। तो मैं तो कहूँगी कि जितनी संस्थाओं को हमने अप्रोच किया है उन्होंने हमें शुरुआत में जो भी फंड दिया है
उसके बाद दुगना चौगुना फंड वो अभी हमें दे रहे हैं। मतलब जो मैंने कहा ना 600 से 33,000 हम पहुंच गए हैं, तो वो इनके ही सपोर्ट से हम पहुंच पाए हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आप ये बताएंगे हमें कि आपके जो फील्ड वर्कर या आपके फील्ड स्टाफ या आपके फील्ड ऑफिसेज हैं वो किस तरह से काम करते हैं? तो हमारा जो अप्रोच है कि जो व्यक्ति सेवा देता है वो उसी बस्ती से होना चाहिए, जिसे हम कम्युनिटी ऑफिसर कहते हैं। वो मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो हम सिलेक्ट उनको वहीं से करते हैं। उसका कारण भी यही होता है कि बुज़ुर्गों के साथ कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, तो वो अवेलेबल रहे बस्ती में। और हर कम्युनिटी ऑफिसर के पास 400 बुज़ुर्गों का काम होता है। उनके घर रोज़ जाना, पूछताछ करना, उनकी समस्याएं को लिख लेना, उसके ऊपर निवारण करना अपने सुपरवाइज़र के साथ बैठ के, और उसी के साथ साथ उनको जो जो सेवाएं बस्ती में आ रही है वो दिलवाना, या उनको बाहर ले जाकर भी जो सेवाएं देनी पड़ती है, कोई सर्जरी करनी है या किसी की काउंसलिंग करनी है या किसी का राशन कार्ड बनवाना है, तो वो सारी सेवाएं भी वो देती है। मगर इसमें होता क्या है कि कुछ बुज़ुर्ग जो है उनकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो हम उन्हें हाई इंटेंस सपोर्ट वाले बुज़ुर्ग कहते हैं। और हाई इंटेंस में जो बेड रिडन है, जो घर से निकल नहीं सकता है, जो व्यक्ति अकेला रह रहा है, जिनकी पेंशन भी नहीं है, कोई आमदनी भी नहीं है, कैंसर पेशेंट है, या 2-3 अलग अलग प्रकार की उनकी समस्याएं हैं, तो ये सारे हाई इंटेंस में आते हैं और इनके लिए ज़्यादा वक्त देना पड़ता है। आप ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि कैसे आप बुज़ुर्गों को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से सेवाएं प्रदान करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब कम्युनिटी में आपका वर्कर जाता है और वो इन बुज़ुर्गों की मदद करता है, तो कभी किसी ने इस तरीके से नहीं देखा कि ये क्यों हमारी मदद कर रहे हैं, किसी शक की नज़र से? बिल्कुल, आपका सवाल एकदम परफेक्ट है। मैं तो ये कहूँगी कि जब हमने काम शुरू किया था, तो जो बुज़ुर्ग दादियाँ हैं वो थोड़ा पॉजिटिवली हमें रेस्पॉन्ड करती थी, मगर जो दादाजी है वो हमें पूछते थे कि इतने साल तो कभी कोई आया नहीं हमसे कुछ पूछने के लिए, हमारी जानकारी लेने के लिए, या हमसे ये पूछने के लिए हम ठीक है नहीं है, हम परेशान हैं, आज अचानक क्या हो गया। तो उनकी तरफ से तो उनको समझाना, उनकी काउंसलिंग करना, उनके साथ दोस्ती करना, खासकर जो मेल बुज़ुर्ग है उसके लिए थोड़ा वक्त लगा। और आज ऐसी परिस्थिति नहीं है। आज तो ऐसे होता है कि अगर हम बस्ती में घूम भी रहे हैं तो कई सारे दादा दादी आकर खुद ही बात करते हैं, खुद ही अपनी परेशानी बोलते हैं और ये भी बताते हैं कि किस तरह से सेवा मिल रही है। तो वो अब नहीं है, पहले शुरुआत में ऐसे होता था। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ और जानना चाहूँगा इस मामले में कि क्या आप लोग सिर्फ बस्तियों तक ही सीमित हैं कि वृद्धाश्रमों में भी आप लोग जाते हैं और वहाँ सेवाएं देते हैं? हमने एक और चीज़ की है, हमने एक कोर्स भी शुरू किया है, वृद्ध मित्र कोर्स, जो कि 2 महीने का होता है और इसमें हम पूरा ट्रेनिंग देते हैं एक यंग प्रोफेशनल को। वो 18 से 35 के एज ग्रुप में होता है और हम उसको बोलते हैं कि एक केयर गिवर तैयार करते हैं हम बुज़ुर्ग के लिए। तो ये जो कोर्स से जो पास आउट होते हैं, इनकी प्लेसमेंट वृद्धाश्रम में होती है, हॉस्पिटल्स में होती है, बेड रिडन जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके घरों में होती है और हमारे बस्तियों में भी होती है। तो हमने एक मार्ग ढूंढा है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेवा देने में तैयार हो जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात बताई कि किस तरह से आप तैयार कर रहे हैं समाज के अन्य लोगों को जो वृद्धों को किस तरीके से मदद कर सकते हैं, चाहे वो अस्पतालों में हो या घरों में हो। इस तरीके के कार्यक्रम में आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ भी आई होंगी। कोई कठिनाइयाँ आप बताएंगे, क्योंकि बिना कठिनाइयों के तो आगे चलता नहीं है। कठिनाइयाँ आती हैं, फिर हम उनसे लड़ के, उनसे झगड़ के, क्योंकि मैं खुद एक सोशल सेक्टर में काम करता हूँ, उन कठिनाइयों को हम जान के उनका निवारण निकालते हैं, उनको हम उसको हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो कोई कुछ ऐसी कठिनाइयाँ तो बुज़ुर्गों के घरों में ही होती है। जैसे कि जब हम किसी बुज़ुर्ग के साथ काम करते हैं तो उनके घर वालों को लगता है कि
क्या ये भड़काएंगे हमारे पिताजी को, माताजी को। तो उनके साथ बहुत प्यार मोहब्बत से उन्हें समझाना पड़ता है कि हम सिर्फ इनके साथ नहीं काम कर रहे, हम पूरी फैमिली के साथ काम कर रहे। तो वो एक चीज़ हमें हमेशा कहीं भी जब हम काम शुरू करते तो वो कठिनाई आती है। दूसरी चीज़ है कि शासन को समझाने में भी थोड़ा वक्त लगता है। हर चीज़ में वक्त लगता है, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एक विश्वास जीतना है। इसी के साथ हम लोग एक और ब्रेक लेते हैं। दोस्तों आप जाइएगा नहीं, हम बेनज़ीर जी से अपनी वार्ता को कंटिन्यू रखेंगे, बातचीत को कंटिन्यू रखेंगे। लेते हैं हम एक ब्रेक। नमस्कार, आपका स्वागत है फिर से, और हम बातचीत कर रहे हैं बेनज़ीर पाटिल से। डॉक्टर बेनज़ीर, आप ये बताइए कि कोविड के दौरान आपने किस तरीके से वृद्धों की मदद करी? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो एक्सपेंशन की हमारी बात है, 600 से 33,000, ये पूरा कोविड के काल में हुआ है। और उस वक्त स्वास्थ्य सेवाओं में हमने इतनी हेल्प की है शासन की कि हमें एक अवार्ड भी मिला उस काम के लिए। बहुत खुशी की बात है, आपको अवार्ड मिला। आप क्या सोचती हैं कि इस प्रोग्राम को आप किस तरीके से एक्सपैंड करेंगी, और आपका वृद्ध मित्र के पीछे एक सपना, हर चीज़ के लिए एक सपना होता है, जैसे कई संस्थाओं ने बाल और महिला के लिए एक छोटी छोटी सी बाड़ियाँ बनाई थी, और वो फिर शासन ने एक अडॉप्शन कर लिया था। उसके बारे में हम देखते हैं हमारे सामने एक एग्जाम्पल्स भी। आप क्या सोचती हैं कि वृद्ध मित्र के बारे में? तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे 20 साल पहले हमारे देश में आशा का निर्माण हुआ, आशा वर्कर का, जो अब हर बस्ती हर गांव में जाती है। तो हमें लगता है कि इस पर हम काम करें और हमारे देश में हर बस्ती हर गांव में एक वृद्ध मित्र भी हो, आशा की तरह, जो बुजुर्गों के घर जाए और उनको सेवाएं दे। मतलब हर गांव में अगर एक वृद्ध मित्र होगा तो गांव का हर बुजुर्ग को सेवाएं मिलेंगी, उसको एक साथी मिलेगा और कॉन्फिडेंस मिलेगा। मैं आपसे एक और बात करना चाहूँगा कि इस तरीके के कार्यक्रम जैसे कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष होता है, ऐसे और बहुत सारे UN ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनका भी कोई कार्यक्रम इस तरीके से, या हमारे कार्यक्रम को देख के उनको कुछ प्रेरणा मिलती है? मैं तो ये कहूँगी कि हमारे कार्यक्रम की जो प्रेरणा है वो संयुक्त राष्ट्र से ही आती है। उनका एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है, एजिंग इन प्लेस। मतलब हर बुजुर्ग अपने ही घर में ज़िंदगी बिताना चाहता है, आखिरी वक्त भी वहीं गुजारना चाहता है। तो हम चाहते हैं कि वृद्धाश्रम वो नहीं जाए बुजुर्ग, और उनके घरों में ही उनकी एजिंग हो और वहीं वो खुश रहे। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने बेनज़ीर, कि वृद्धों को घर में ही सेवाएं मिलें। आपने हमारे स्टूडियो में आकर हमारा से बातचीत की और हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। कि आप आखिरी में जाते जाते यंग युवा लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी किसी प्रकार का? यही कि हम सब लोग हमारे बच्चों पे बहुत फोकस करते हैं, क्या हम हमारे बुजुर्गों पर भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि वो बच्चों से भिन्न नहीं होते। यही एक मैसेज मैं देना चाहूँगी। बुढ़ापा है एक बचपन का पुनरागमन होता है, और आपने बहुत सही कहा, लेकिन युवाओं को कोई एक संदेश स्पेशली आप देना चाहेंगे? युवाओं के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो समाज कार्य में आए और इस कार्य पर भी फोकस करें कि जैसे बच्चों को या माताओं को या और भी दूसरे तबके को ज़रूरत है, वैसे ही इस एज ग्रुप को भी बहुत ज़रूरत है कि सेवाएं उनके घर पर मिले। वृद्धों के लिए आपकी संस्था इतना महान काम कर रही है, इतना अच्छा काम कर रही है, जानकर बहुत खुशी हुई। हमारे दर्शकों को भी इससे बहुत जानकारी मिली है। और अब हम इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले एक ही चीज़ कहने चाहेंगे कि वृद्धों जैसे बुढ़ापे का एक बुढ़ापा जो होता है, वृद्ध जन जो हैं वो बचपन में उनके अंदर एक हो जाता है, और उनको भी बहुत आवश्यकता होती है देखभाल की, मानसिक सपोर्ट की। और इस समय हमें
जो युवा होते हैं, हमारे घर के और परिवार के दूसरे मेंबर्स होते हैं, उनकी ये बहुत आवश्यकता है कि वो वृद्धों की ठीक तरीके से देखभाल करें। उन्हें ना सिर्फ चिकित्सीय ज़रूरत होती है बल्कि उनके मानसिक ज़रूरतें होती हैं, और ऐसे समय में हमें उन सभी की प्रॉपर देखभाल करना चाहिए। ये हमारे संस्कार हैं, हमारे भारतीय संस्कृति के, और हमें इसे कंटिन्यू रखना चाहिए। इस कार्यक्रम के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आशा है अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ और एक नई शख्सियत के साथ।